चलिए, तो a very good evening all of you. This is our first hybrid class and we are starting with discussing the syllabus. ठीक है, पिछली क्लास में कुछ बच्चे नहीं आए थे, तो एक काम करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते के बाद सिलेबस डिस्कशन से थोड़ा फास्ट मोड में सिलेबस डिस्कस करेंगे और आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए बेटा, आपके सामने सिलेबस है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें करना है। पूरी 12th क्लास में कितनी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, राइट, और कैसे कैसे इन चैप्टर्स की स्कोरिंग रखी गई है, तो हमें कितने मार्क्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी है और उसको कितने टाइम में खत्म करना पड़ेगा ताकि हम 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर सकें, राइट। और मैं आपको बता दूं, आपको साथ में वीकली टेस्ट भी मिलने वाले हैं, ठीक है, और चैप्टर के एंड में पूरा सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और वीक के एंड में एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। वाई सो सर? बिकॉज हमें पता है आफ्टर 12th हमें क्या करना है, सीयूईटी की तैयारी करनी है, और सीयूईटी सारा कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड आता है। तो यानी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये हम सीयूईटी पर भी ध्यान देंगे, हाथ हाथ अपना सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, ठीक है। तो बी रेडी। मैं चाहता हूं कोई भी बच्चा एमसीक्यू टेस्ट जो होगा हर वीक उसको बिल्कुल भी स्किप ना करे। हम कोशिश करेंगे जो बच्चे यहाँ आके टेस्ट नहीं दे पाएंगे उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है, जो कि सारे वीकली टेस्ट अवेलेबल होंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उस पर डालने में। हमारी खुद की गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी ऐप है प्ले स्टोर पर, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको बैच में ऐड ऑन कर दिया जाएगा, राइट, और वहां से आप फिर टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हर वीक का आपको एक टेस्ट देना ही देना है, ठीक, और जो भी होगा सब अकॉर्डिंगली आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले बुक्स की। सर 12th क्लास में हमें 3 बुक्स पढ़नी है, राइट सर। फर्स्ट बुक है हमारी पार्टनरशिप, सेकंड बुक है हमारी कंपनी, और थर्ड बुक है हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा पार्टनरशिप में क्या होता है सर? पार्टनर्स क्या होते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा जने मिलकर बिजनेस करते हैं। अभी हम 11th क्लास में पढ़ते आ रहे थे, 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक ऑनर था जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा था और हम देख रहे थे वो बुक्स कैसे मेंटेन कर रहा है। तो अब हमें ऐसा नहीं करना, अब एक से ज्यादा ऑनर क्या करेंगे, फर्म को संभालेंगे, बिजनेस करेंगे, ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, पार्टनरशिप कैसे चलेगी, ठीक है, उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, सारी हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। फिर हम सेकंड बुक की बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स बात करती है कंपनी की, कि कंपनी क्या होती है, कितनी तरह की कंपनीज होती हैं, हर कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं, राइट, और एक कंपनी पैसा, जब उसको पैसे की जरूरत होती है तो मार्केट से पैसा कैसे कैसे उठा सकती है। भाई इक्विटी से भी उठा सकती है, डेप्ट से भी उठा सकती है। आपने बीएसटी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 11th क्लास में, इक्विटी, डेप्ट, राइट। तो वो सारे कॉन्सेप्ट किस में आएंगे, हमारे कंपनी वाली बुक्स में आएंगे। और सर थर्ड बात करूं बुक्स एनालिसिस वाली, तो सर इसमें क्या होने वाला है बेटा, इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे कंपनी की, उसी को कैसे एनालाइज करें, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा ना, हमें एनालिसिस करनी आनी चाहिए। बताओ एक बिजनेस अगर रन कर रहा है तो कितने लंबे समय तक रन करना है, जब तक उसमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो डिसीजन लेंगे कि भी प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, और प्रॉफिट लंबे समय के बाद डिसीजन लेने के बाद भी प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उस बिजनेस को क्या कर देते हैं, हम क्लोज कर देते हैं। तो ये सब पता कैसे चलेगा, ये सब हमें डिसीजन लेने होते हैं, ये हमें पता चलेगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के बाद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले तो जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, वही सब है। उसी को एनालाइज करेंगे तरीके से कि हमारी फर्म की ग्रोथ या हमारे बिजनेस की ग्रोथ या हमारी कंपनी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो सब हमें इसमें पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक में। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब बेटा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, राइट, किसकी बात करें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बेटा जो फर्स्ट बुक है वो है हमारी 36 मार्क्स के लिए हमें पढ़नी है। सेकेंड बुक जो कंपनी है वो पढ़नी है हमें 24 मार्क्स के लिए, और जो सर थर्ड बुक है एनालिसिस वो पढ़नी है हमें 20 मार्क्स के लिए। तो टोटल सम हो गया इसका 80 मार्क्स। अभी मार्केट में आपको फर्स्ट बुक ये पार्टनरशिप की और एनालिसिस वाली अवेलेबल हो जाएगी, मेरे पास भी आ चुकी है, मेरे पास ये इंस्टीट्यूट में है, आप जाते समय एक बार देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अभी ये सेकंड वाली बुक को आने में टाइम लगता है क्योंकि हमें पता है फैब में क्या आता है, बजट आता है, और बजट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सारे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस जो हमारी कंपनी एक्ट पे अप्लाई होते हैं वो इसके अंदर एड ऑन कर दिए जाते हैं, इसलिए बुक को आने में लगता है टाइम। तो 80 मार्क्स हमारा ये कवर हो गया, नहीं थियरी कवर हो गई हमारी, तीनों बुक्स मिलाकर 80 मार्क्स प्लस प्रोजेक्ट वर्क रहेगा 20 मार्क्स का, तो हमारा टोटल पेपर हो गया 100 मार्क्स का, राइट। कंफर्म है ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं सर,
कि हमें पार्टनरशिप वाली बुक में क्या करना है। ये वाली बुक वो है जो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सर इसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? सर इसमें हमें टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं फॉर 36 मार्क्स, राइट। 36 मार्क्स के लिए हमें 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप क्या होती है, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कोई गलती हो जाए तो उसको ठीक कैसे करेंगे, रिलेटेड टू योर 11th क्लास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपने पढ़ा था। तो ये सब हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर यानी पूरा फंडामेंटल। सेकंड में पढ़ेंगे हम गुडविल। अब हमने बताया था गुडविल क्या होती है, नेम फेम ऑफ द बिजनेस, नेम फेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। आज आप गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी में आ रहे हो, किसी ने आपको बताया होगा, आपने 11th में पढ़े आप मेरे से, तो आपको लगा कि हाँ भाई सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तभी आज आप यहाँ 12th क्लास में मेरे साथ बैठे हो, राइट। और अब जब आप यहाँ से पास आउट होके जाओगे, तो जब दूसरे जने आपसे पूछेंगे कि भाई कहाँ पढ़े, तो आप क्या बताओगे, भाई शुभम सर से गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी में जाके पढ़ लो। तो यानी मेरी क्या हो रही है इसमें, गुडविल इंक्रीज हो रही है, मेरा नेम फेम बढ़ रहा है। तो उस नेम फेम की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, उस नेम फेम की वैल्यू क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे, निकालना, कैलकुलेट करना सीखेंगे गुडविल वाले चैप्टर में, राइट। अब बात करें हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इसमें क्या है, मान लीजिए 2 पार्टनर्स ऑलरेडी एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, अभी दोनों के दोनों आधा आधा प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। मान लीजिए 50,000 का प्रॉफिट होता है, तो दोनों ने कैसा ले लिया, आधा आधा ले लिया। 25,000 एक ने ले लिया, 25,000 एक ने ले लिया। पर क्या हुआ, उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ कि भाई नहीं, अब से हम आधा आधा प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, तू भाई ज्यादा ले लियो और मैं प्रॉफिट कम लूंगा। तो सर ऐसा क्या रीजंस होंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, वो सब हम पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर्स पहले से हैं। अब सर इसकी भी ट्रीटमेंट क्या क्या होगी, मुझे बताओ। जब एसेट्स थी हमारे फर्म के अंदर, तो उसमें तो दोनों ने इक्वल पैसा लगाया होगा, यस और नो। पर अब जब प्रॉफिट अलग अलग मिलेगा, तो एसेट्स के अंदर भी तो क्या हो जाएगा, शेयर चेंज हो जाएगा, फिर लड़ाई झगड़ी होंगे। तो वो लड़ाई झगड़े ना हो, तो उसकी क्या करी जाती है, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करी जाती है। तो वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। फिर चैप्टर नंबर 4 क्या है सर, आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 2 बच्चे आ जाओ, जल्दी आओ, 2 बच्चे कोई भी, स्नेहा आ जा, आ जाओ फटाफट आ जाओ। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसमें सिंपल है, दोनों इधर आ जाओ। देखो बेटा, ये 2 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों ने मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। ये मैं आज इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि हमें बुक भी करनी है, उसमें दोबारा एग्जांपल दिया जाएगा, ठीक है। 2 जने, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब ये बिजनेस तो कर रहे हैं, पर अब इन्होंने कहा कि भाई हमें एक पार्टनर की और जरूरत है, क्योंकि हमें पैसा भी चाहिए, फंड्स भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, और हम चाहते हैं हमारा रिस्क भी शेयर हो जाए। तो ये दोनों मेरे पास आए कि शुभम सर आप हमारी भी फर्म में ज्वाइन कर लो, पार्टनरशिप कर लो। मैं कि भाई मुझे क्या फायदा मिलेगा, तो कहते सर आप आओ तो सही, जो प्रॉफिट होगा जो हम बांट रहे हैं, भाई मैं कि मैं भी इक्वल प्रॉफिट लूंगा। क्या सर, मेहनत तो हम कर रहे थे जब से, आप तो अभी अभी आए हो, तो आपको इक्वल प्रॉफिट क्यों दें, राइट, यस और नो। भाई ये अभी 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 4 साल से दोनों ने मेहनत करी है, राइट, दोनों ने पैसा लगाया, उसको अच्छा बिजनेस बनाया। अब मैं कहूंगी मुझे भी एडमिट कर लो भाई, तो क्या मुझे एकदम से एडमिट कर लोगे मेरे से बिना पैसे लिए, नहीं करोगे। कहोगे सर जो हमने अब तक मेहनत करी है उसका हमें क्या दो, पैसा दो, और जो मेहनत का पैसा मांग रहे हैं दैट इज नोन एज गुडविल का पैसा। तो जब मैं इनके फर्म में एडमिट होऊंगा, इनके साथ पार्टनर बनूंगा, तो एक तो मुझे कैपिटल का पैसा भी लगाना पड़ेगा, कैपिटल मतलब जितना जितना पैसा इन्होंने लगा रखा होगा वो तो लगाना ही पड़ेगा, साथ में जो इन्होंने मेहनत करी है अब तक 3-4 साल में बिजनेस को ऊपर लेके गए हैं, उसका पैसा भी मेरे को देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम गुडविल का पैसा। इसलिए यही रीजन होता है कि मुझे गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। बोलो बात क्लियर हुई। तो जैसे ही मैं इनके बिजनेस में एडमिट हो जाऊंगा, तो ये ट्रीटमेंट होगी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो जब मैं एडमिट होऊंगा तो मैं एसेट्स पे भी हक मानूंगा, और मेरा हक किसमें होगा, लायबिलिटीज जो होंगी, कर्जे होंगे, उसमें भी हक होगा मेरा, राइट। तो वो सारी ट्रीटमेंट, प्रॉफिट लॉस सारा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। तो उसी को बोल दिया हमने चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब रिटायरमेंट में क्या हुआ, ठीक है, मान लीजिए ये कहीं और शिफ्ट हो रहा है, अभी अब पार्टनर कितने हो गए भैया, पहले 2 थे, एक जना एडमिट हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो गए, 3, ठीक है। अब करण कहता है सर मेरा बिजनेस करने का मन नहीं है, आप लोगों के साथ मेरा जम नहीं रहा, ठीक है, और मैं वैसे भी देश छोड़ो, मैं तो जा रहा हूं लंदन, वहीं घूमूंगा, वहीं सेटल होऊंगा।
ठीक है, और मेरा अब इंडिया में कुछ नहीं बचा, तो मुझे पार्टनरशिप क्या करनी है, खत्म करनी है, मैं आपके साथ पार्टनर नहीं रह सकता। तो उसके लिए क्या करेगा ये, इसको फर्म को 6 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, बिजनेस छोड़ के जाना चाहता हूं। तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट तब भी ट्रीटमेंट होगी जब ये जाएगा, तो क्या बताओ इसने पैसा लगा रखा था, फर्म ने लगा रखा था, लगा रखा था, तो क्या मुझसे और इससे फर्म से पैसा मांगेगा अपना वापसी या नहीं मांगेगा, सर मांगेगा। जो इसने मेहनत करी फर्म के अंदर उसका पैसा भी मांगेगा, तो यानी सर ये अपना कैपिटल का पैसा भी मांगेगा और गुडविल का पैसा भी मांगेगा। तो सर वो कैसे हम देंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो पढ़ेंगे हम किसमें, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में। बैठ, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, एक पार्टनर रिटायर हो गया तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या ट्रीटमेंट होगी, और मान लीजिए फर्म ही बंद हो गया तो क्या ट्रीटमेंट होगी। जब फर्म बंद होता है तो उसको बोलते हैं बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हाँ जी पूछो। गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है। मुझे एक बात बताओ, आज मैं एक फेमस नाम की बात कर रहा हूं, ब्रांड की, डोमिनोज। डोमिनोज फेमस है या नहीं है, है? मुझे बताओ अगर आज डोमिनोज अपना नाम बेचता है, कहता भाई अब मैं डोमिनोज नहीं चला सकता, कोई और चला लो, तो मुझे बताओ क्या डोमिनोज वाला फ्री में ऐसे किसी को नाम दे देगा, क्या लेगा? मान लीजिए उसने अपनी एक ब्रांच बेच रहा है, तो मुझे बताओ जिस ब्रांच में उसने जितना पैसा लगाया, एक तो वो मांगेगा, या वो मांगेगा उसके साथ और पैसा भी मांगेगा, और पैसा भी मांगेगा नहीं मांगेगा। आज मैं पढ़ा रहा हूं गुरुद्रोणाचार्य एकेडमी, ये किसी और का ब्रांड है, मेरा खुद का ब्रांड है, मेरा खुद का ब्रांड है। अगर मैं, आपने और भी बहुत फेमस ब्रांड सुने, अगर मैं कहूं कि भाई मुझे तुम्हारे नाम से पढ़ाना है, मुझे अपनी फ्रेंचाइजी दे दो, तो क्या मुझे वो फ्रेंचाइजी की फीस चार्ज करेंगे नहीं करेंगे? वो किस बेस पे कर रहे हैं कि भाई हमारी इतनी गुडविल है कि अगर आप हमारा नाम यूज करोगे तो आपको उसका रेंट या कुछ पैसा हमें देना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? पर अब वो कितना देना पड़ेगा वही हम निकालना सीखेंगे गुडविल में। बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से बेटा ये 7 चैप्टर हैं, और ये सातों के सातों चैप्टर क्या हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लासेस मिस करोगे तो आपको ही नुकसान होगा। मैंने पहले बताया था जो चैप्टर नंबर 3 है, चेंज इन पीएसआर, बेटा इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे एज इट इज चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में अप्लाई होंगे। ठीक है, यानी हम चैप्टर नंबर 3 में ज्यादा टाइम लेंगे, 5 और 6 में कम टाइम लेंगे। आई होप बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं सर, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, बेटा ये हमारी सेकंड बुक है, इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 2 पढ़ने हैं। हमें पता है कंपनी 2 तरीकों से पैसा उठा सकती है, एक तो मालिक बना करके और दूसरा लोन लेकर के। तो जब कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है और पब्लिक को क्या बनाती है, मालिक बनाती है, तो उसको बोलते हैं हम इशू ऑफ शेयर्स। यानी कंपनी अपना क्या कर रही है, एक टुकड़ा पब्लिक को बेच रही है, और जब कंपनी एक टुकड़ा बेचती है तो वो उसका टुकड़े का क्या बन जाता है, मालिक बन जाता है। तो कंपनी कैसे शेयर इशू करेगी, पब्लिक से कैसे पैसा उठाया जाएगा, आईपीओ क्या होता है, कैसे सब्सक्राइब होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में। फिर अगर मान लीजिए हम पब्लिक को मालिक नहीं बनाना चाहते, हम पब्लिक से सिर्फ लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, और कहते हैं हम तुम्हें बाद में उठा देंगे, बाद में लौटा देंगे, तो बेटा उसका नाम हो जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। यानी एक डॉक्यूमेंट इशू होगा, उसमें पब्लिक मालिक नहीं बनेगी, पब्लिक क्या बनेगी, क्रेडिटर बनेगी। पब्लिक क्या बनेगी, क्रेडिटर। यानी हम पब्लिक से उधारी पैसा लेंगे और उसको हर साल क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो उसकी सारी ट्रीटमेंट सीखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर में, राइट। तो बेटा ये कितने मार्क्स के लिए है बेटा, ये है हमारी 24 मार्क्स के लिए। आइए थर्ड बुक की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें बेटा 5 चैप्टर पढ़ने हैं हमें फॉर 20 मार्क्स। अब इसमें सर पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। सर इसमें क्या पढ़ना है हमें, बेटा इसमें पढ़ना है कि एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाती है। सर बनाएगी वही, बैलेंस शीट भी बनाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएगी, और साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाएगी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाएगी। यानी सर कंपनी 4 चीजें बनाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कितनी बनती थी सर, 3, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और सर जो कंपनी है वो कितने बनाएगी, 4 चीजें। कौन कौन सी, पहला बताया हमने बैलेंस शीट, दूसरा
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा नोट्स टू अकाउंट, और फोर्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सर ये हमें चारों बनाना सीखना पड़ेगा? मां की बेटा बिल्कुल सीखना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। अभी तक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे पढ़ते थे? टी शेप पढ़ते थे, प्रॉफिट एंड लॉस का टी शेप, ट्रेडिंग का टी शेप। अब बेटा यहां पर कंपनी टी शेप फॉर्मेट फॉलो नहीं करती, कंपनी फॉलो करेगी वर्टिकल फॉर्मेट। टी शेप कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, इस तरफ लायबिलिटीज, इस तरफ एसेट्स। अब ऐसा नहीं होगा, अब हमें फॉर्मेट याद करना पड़ेगा नया, जिसमें ऊपर होंगी लायबिलिटीज और इक्विटी और नीचे होंगे आपके एसेट्स, यानी वर्टिकल फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, राइट। इससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का कंफर्म आता ही आता है। चलिए उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बेटा ये सेकंड चैप्टर पूरा थ्योरी का है, इसमें आपको पढ़ना है कि कैसे कौन कौन से टूल्स होते हैं एनालाइज करने के लिए। जैसे गाड़ी को ठीक करना है, गाड़ी को ठीक करने के लिए क्या चाहिए होता है? अलग अलग टूल्स चाहिए होते हैं, पेचकस चाहिए होता है, प्लास चाहिए होता है और बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? टूल्स। ठीक है, अब मैं टीच कर रहा हूं, टीच करने के लिए मुझे टूल्स चाहिए नहीं चाहिए? व्हाइट बोर्ड चाहिए, नहीं तो स्मार्ट बोर्ड चाहिए, नहीं तो पेन चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? तो पढ़ाने के लिए क्या चाहिए मेरे को? टूल्स चाहिए। ऐसे ही इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए होते हैं? टूल्स चाहिए होते हैं। सर टूल्स कितने हैं इसको एनालाइज करने के? बेटा इसको एनालाइज करने के टोटल 6 टूल्स हैं, पर हमारे सिलेबस में कितने हैं सर? 4। सर उनके नाम क्या है? पहला है बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, तीसरा रेशियो एनालिसिस और चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। और बेटा इन्हीं चारों टूल्स को यहां पर 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, यानी चैप्टर नंबर 3 में हम अपना 2 टूल पढ़ेंगे, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, इसकी मदद से कैसे एनालाइज करेंगे, और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, राइट। चैप्टर नंबर 4 में तीसरा टूल हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियोज की मदद से कैसे हम एनालाइज करते हैं, राइट। और 5वें चैप्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का, कि इसकी मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करेंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो ये हो गया 80 मार्क्स का, प्लस 20 मार्क्स जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें क्या क्या है सर? प्रोजेक्ट फाइल है एक तो आपकी, राइट। प्रोजेक्ट फाइल है कितने की? 12 मार्क्स की। पहले प्रैक्टिकल होता था उसमें 12 नंबर का, 4 नंबर का वाइवा होता था और 4 नंबर की फाइल होती थी। पर अब क्या कर दिया है? आपके लिए इजी कर दिया, प्रैक्टिकल वाला पार्ट हटा दिया इससे। नाउ यू डोंट हैव टू गिव एनी प्रैक्टिकल। अब जस्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट फाइल होगी 12 मार्क्स की, यानी सर आपको फाइल थोड़ी ढंग की बनानी पड़ेगी क्योंकि इट कैरीज 12 मार्क्स, राइट। और अगर हम बात करें वाइवा की, तो आपका जो बाहर से एग्जामिनर आएगा वो 8 मार्क्स का वाइवा लेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जब टोटल किया जाएगा तो आपको मिलेंगे इसके 20 मार्क्स। इसको आप बोल सकते हो इंटरनल मार्क्स भी बोल सकते हो, बाहर से आके पूछता है, राइट। तो ये था बेटा हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस। इसमें कहीं कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी पर्ल, मान्या, कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। अगर आपको समझ में आ गया ये तो आप क्या कर सकते हो? हेलो बेटा, क्लियर है सब? पर्ल आपको क्लियर है? ठीक है बेटा, चलिए आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, चैप्टर का नाम लिखेंगे, मैंने आपको बताया। करो जी, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पार्टनरशिप। चलिए, तो फर्स्ट बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पार्टनरशिप, राइट। अब पार्टनरशिप में बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 है, लिख लीजिए।
फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। तो बेटा मुझे बताइए, हम जो पार्टनरशिप की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कितने मार्क्स की है टोटल? 36। बेटा आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो वो भी पार्टिसिपेट करो, मैसेज पे लिखो, मैसेज बॉक्स पे अब आदत डाल लो। जल्दी बताओ कितने मार्क्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं? 36 मार्क्स के लिए। और इस पार्टनरशिप में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 7। कितने चैप्टर्स हैं? जिसमें पहला कौन सा है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आइए सबसे पहले समझते हैं हम कि सर पार्टनरशिप क्या होती है। देखेंगे जी पार्टनरशिप क्या होती है, लिखेंगे इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन, हाँ जी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, समझ में आ रहा है यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहले पार्टनरशिप समझ लेते हैं तो क्या होता है, लिख लो फिर समझाता हूं। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स या टू और मोर पर्संस इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्संस who have agreed to share profits and losses in a mutually agreed ratio। चलिए सर क्या कहता है? ये कहता है कि पार्टनरशिप क्या होती है सर? जब दो या दो से ज्यादा जने मिलकर के एक बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी सर प्रॉफिट भी और लॉसेस भी, दोनों को एक म्यूचुअली एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं, तो सर उसको हम पार्टनरशिप कह देते हैं, राइट? यानी जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स या दो से ज्यादा पर्संस मिलकर के एक बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को एक म्यूचुअली एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप कह देते हैं। अब सर बात आती है कि ये रेशियो क्या होता है, राइट? प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, ये सब अभी हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ में आ रही है, मीनिंग हमने लिखा है, समझ में आ रही है। अच्छा सर पार्टनरशिप डिफाइंड कहां पर है, कोई बता सकता है? पार्टनरशिप डिफाइंड कहां पर है? एक चीज आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप गवर्नड होता है, गवर्नड बाय, इसके लिए कोई रूल बुक तो होगी ना सर? वेरी गुड। क्या है सर रूल बुक, कौन सी है सर इसके लिए? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ध्यान रखेंगे। तो बेटा पार्टनरशिप कौन से रूल बुक के अकॉर्डिंग चलती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जल्दी बोलो किसके अकॉर्डिंग चलती है? वेरी गुड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलिए अगर मैं आपसे जानना चाहूं आओ जी, अब बात करते हैं इसमें सर मिनिमम इसमें कितने पार्टनर्स चाहिए होते हैं? भाई पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पर्संस चाहिए होंगे। अभी इसने डेफिनेशन में बोला बिटवीन टू और मोर देन टू, तो सर इससे तो समझ में आ रहा है हमें कि सर इसके अंदर मिनिमम पर्संस बेटा कितने चाहिए? दो। मिनिमम पर्संस कितने चाहिए? दो।
सर मैक्सिमम पर्संस कितने चाहिए? ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले से आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा पार्टनरशिप को रन करने के लिए मिनिमम कितने पर्सन चाहिए होते हैं सर? 2। और मैक्सिमम पर्सन कितने चाहिए होते हैं सर? 50। मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं? 50। सर 50 से ज्यादा नहीं हो सकते? मां के बेटा बिल्कुल भी ज्यादा नहीं हो सकते। सर क्यों? मां के आपको बताते हैं। देखो इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं। पहले हमारा चलता था कंपनीज एक्ट 1956, राइट? पहले कौन सा एक्ट चलता था? कंपनीज एक्ट 1956। फिर 2013 में आ गया कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा एक्ट आ गया बेटा? इसका पार्टनरशिप से लेना नहीं है, सुन लो ध्यान से। कौन सा एक्ट आ गया बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। अब बेटा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बोला गया कि मैक्सिमम पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम पर्संस और यू कैन से मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? उसमें बोला भाई 100 होने चाहिए। सर कंपनीज एक्ट 2013 कह रही है कि मैक्सिमम पार्टनर्स 100 होने चाहिए, पर आप बता रहे हो मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हैं। मां के बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि 50 हैं। सर ऐसा क्यों? सर पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की, तो बताओ मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं? तो आप कितना बोलोगे? 100। अगर पूछेगा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो कितना बोलोगे आप? 100, राइट? और अगर पूछता है कि भाई जनरली पूछा मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, आप बोलोगे 50। अब हुआ क्या सर यहां पर? सर 2014 में एक मिसलेनियस कंपनी की मिसलेनियस रूल्स बुक बनाई गई, ठीक है? 2014 में पब्लिश करी गई। उसमें कुछ रूल्स है, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, हर चीज के बारे में रूल्स लिखे हुए थे। ऐसे ही उसके रूल नंबर 10 में, कौन सा रूल नंबर बोला मैंने? रूल नंबर 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई। हाँ जी बेटा, किसको पावर दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या पावर दी गई? कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम आपको पावर देते हैं, आप डिसाइड कर लो कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए। पर ध्यान रखना, आप 100 से ज्यादा नहीं बोल सकते। अब आप बता दो 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 30 होने चाहिए, 40 होने चाहिए, 50 होने चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50। तो सर क्या ये बाद में चेंज हो सकता है? मां के बिल्कुल चेंज हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी मोर देन 100। एंड लेटेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं बेटा? 50। तो सर ये 50 किसके अकॉर्डिंग है? लिखेंगे यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50 अकॉर्डिंग टू, ये पेपर में क्वेश्चन आता है 1 मार्क में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, तो वीकली जो टेस्ट होगा उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा 110% कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं। और हम सीयूटी की बात भी ना करें तो 20% तो आपका पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में भी तो एमसीक्यूज आते हैं, 20 आते हैं, नहीं आते? तो वहां पर भी तो हम एमसीक्यू की तैयारी भी से करेंगे ना। तो हमें क्या एक एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो बेटा मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स कितने होते हैं? 50 अकॉर्डिंग टू, आइए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग होते हैं? लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल 10। अकॉर्डिंग टू रूल 10। सर कौन सा रूल 10? अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। आई होप बात क्लियर हो रही है। अगर कोई पूछे अब आपसे मैक्सिमम और पार्टनर्स कितने होते हैं तो क्या बोलोगे? 50। पूछता है किसके अकॉर्डिंग, तो क्या बोलोगे? रूल 10। सर रूल 10 किसका? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। और अगर एमसीक्यू में आ जाए या सीयूटी में आ जाए कि सर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 100, और 14 के अकॉर्डिंग 50।
और एक्ट वगैरह कुछ नहीं बताया, सिर्फ पूछा मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स कितने होते भाई, 50 होते हैं, 50 होते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बेटा प्रैक्टिकल में स्टार्ट करा दूं, पर पहले थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए ना। कॉन्सेप्ट तो प्रैक्टिकल भी क्या निकलेगा, थ्योरी से ही निकलेगा। सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे एमसीक्यू वाले भी। हटा दूं मैं इसको। अब यहां पर ध्यान से समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। मान लेते हैं सर ये फर्म है, ये फर्म की क्या है, बिल्डिंग है। एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ये फर्म की क्या है, बिल्डिंग है। मान लीजिए इसका नाम है एबीसी एंड कंपनी। इसका नाम क्या है, एबीसी एंड कंपनी। अब सर एबी एंड कंपनी, इसके अंदर पार्टनर्स कितने हैं, पर्संस कितने हैं बेटा, इसके अंदर एक है ए और एक है बी। तो यानी एक पर्सन का नाम है ए और दूसरे पर्सन का नाम है बी। बात समझ आ रही है। दो पार्टनर्स हो गए, कौन कौन से, एक ए और एक बी। तो ध्यान रखना, अगर मैं इंडिविजुअली की बात करूं, किसकी बात करूं, इंडिविजुअल, तो भाई अकेले ए को मैं क्या बोलूंगा सर, पार्टनर। क्या बोलूंगा, पार्टनर। इंडिविजुअली पर्संस को, बी को क्या बोलूंगा, पार्टनर। क्या बोलूंगा, पार्टनर। यानी सर यहां पर ए भी पार्टनर है और बी भी पार्टनर है। और कलेक्टिवली दोनों कहां पर इंक्लूडेड हैं, इसमें इंक्लूडेड है फर्म के अंदर। तो कलेक्टिवली इसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म। तो जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो वहां पर इंडिविजुअली की बात करेंगे तो उनको बोला जाता है पार्टनर्स, ठीक है। और कलेक्टिवली एक साथ दोनों को बोला जाता है फर्म। यानी बिजनेस को बोलेंगे हम फर्म। क्या बोलेंगे सर, बिजनेस को फर्म। बात क्लियर हो रही है। तो हमारा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस है, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया क्या, पार्टनरशिप फर्म। बोलो बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। और सर जो ये एबीसी एंड कंपनी है, ये क्या हो गया सर, ये हो गया फर्म नेम। ये क्या हो गया सर, फर्म नेम। बात क्लियर हो गई। तो ये फर्म नेम हो गया, ये पार्टनरशिप फर्म हो गई, और जो इसके अंदर पर्संस हैं उनको क्या बोलेंगे हम, पार्टनर्स। तो मिनिमम पार्टनर्स कितने चाहिए पार्टनरशिप को रन करने के लिए, 2। कितने चाहिए, और मैक्सिमम 50। आइए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे पहले तो फीचर्स, चलो फीचर्स लिख लेंगे। पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं ताकि आप घर पर जाके एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस, एक दो इलस्ट्रेशंस कर पाओ। फिर थ्योरी हम थोड़ी सी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसे फीचर्स क्या होते हैं इसके, ठीक है। एक माइनर जो 18 साल से नीचे होता है, क्या वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ जाते हैं ताकि हम घर पे जाके कुछ क्वेश्चंस कर सकें। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे यहां पर हम एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट क्या होता है। लिखिए जी, एग्रीमेंट। बेटा मुझे बताओ, पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के बीच में कोई बात हुई होगी या नहीं हुई होगी, सर हुई होगी, ऐसी पार्टनर बन गए, नहीं। क्या कुछ बातों को लेके डिस्कशन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, हुआ होगा, राइट। अब सर ये एग्रीमेंट कैसे होगा, मान लीजिए कशिश इधर आओ, जल्दी आओ। देखो अब सुनते हैं, मैं आगे कशिश, चलो एक काम करते हैं बेटा, आप और मैं मिलकर ना एक बिजनेस खोलते हैं, ठीक है, एक फर्म खोलते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ तो अकेडमी चली रही है, हम एक मुखर्जी नगर में एक अकेडमी और खोल लेते हैं, ठीक है। अब मुखर्जी नगर में हम दोनों मिलकर करेंगे, जो प्रॉफिट होगा ना वो आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। पैसा कोई नहीं, तेरे पास नहीं है, मैं लगा दूंगा सारा पैसा, और पढ़ा भी मैं लूंगा, और जो प्रॉफिट होगा वो कैसा कर लेंगे हम, आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा हमने और कोई बात नहीं करी, इतनी बात करी और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब एकेडमी अच्छी खासी चल रही है, ठीक है। तो अब भाई मैं कहता हूं कशिश बेटा देख, पैसा सारा मैंने लगाया था,
अब हम कमा रहे हैं यार, महीने का लाख लाख रुपया आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कशिश एक काम करते हैं, तू रहने दे, क्या करेगी, मैं अकेला संभाल लूंगा। तो गलत बात है। क्यों? क्यों गलत बात क्या है? पैसा तो मैंने लगाया सारा। तो उसमें मैंने भी तो मेहनत की है। तो अच्छा, आप मेहनत करी तो मेहनत की सैलरी ले ले तू, मेरे यहीं पर काम कर ले, क्या दिक्कत है? पार्टनर्स हम तो कहाँ लिखा है बताओ, लिखा है कहीं? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट? हमने तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा किया? कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट? लाओ दिखाओ। है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, है ही नहीं। बैठ जा बेटा। तो बेटा एग्रीमेंट, पहले हम क्या किए थे, दो जने एक बात पे क्या हो गए थे, एग्री हो गए थे। अभी कशिश और मैं, हम पहले एक बात पे क्या हो गए थे, एग्री हो गए थे, तो हमारे बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। पर मैंने बाद में अपनी बातों से क्या हो गया, मुकर गया। मैं मुकरता नहीं हूं, एग्जाम्पल दे रहा था बस, ठीक है। देखो खांसी होगी चलो ठीक है। तो एग्रीमेंट बेटा कितने तरह के होते हैं? बेटा एग्रीमेंट होते हैं दो तरह के। जो कशिश और मैंने किया उस एग्रीमेंट को बोलते हैं हम कौन सा एग्रीमेंट बेटा, ओरल एग्रीमेंट। और ओरल एग्रीमेंट करने के वजह से बेचारी कशिश फंस गई, है ना? फंसी नहीं फंसी? क्योंकि अब इसके बाद रिटर्न में कुछ नहीं है, ना केस कर सकती मेरे ऊपर, ना कुछ कर सकती, राइट। और दूसरे तरह का एग्रीमेंट होता कैसा, रिटर्न एग्रीमेंट। बात क्लियर हुई? तो एग्रीमेंट बेटा कितने तरह के हो गए, दो। कौन कौन से रुद्र, कितने तरह के एग्रीमेंट होते बेटे, कौन कौन से? एक ओरल एग्रीमेंट और एक रिटर्न एग्रीमेंट, एक ओरल एग्रीमेंट और एक रिटर्न एग्रीमेंट। तो बेटा ओरल एग्रीमेंट के फायदे नुकसान अपनी जगह है, रिटर्न एग्रीमेंट के फायदे नुकसान अपनी जगह है। इतनी बात क्लियर हो रही है? ओरल के फायदे क्या है सर? सर इसमें क्विक डिसीजन लिया जाता है। हाँ भाई बात हुई, बात खत्म, अब हमें उसको रिटर्न में लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बात होगी खत्म, बोली और खत्म बात, ओरल एग्रीमेंट हो गया। तो इन्हें सब पार्टनरशिप ओरल एग्रीमेंट से भी चल सकती है, मांगे बिल्कुल चल सकती है, विश्वास वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट में क्या होता है सर, कैन फाइल अ केस। इसका फायदा क्या है, हम केस फाइल कर सकते हैं दूसरे के बदले, अगर हमारी क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट के साथ हुआ है। ओरल में क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिसीजन क्विक होगा, और रिटर्न एग्रीमेंट में करेंगे तो इसमें क्या होगा, डिसीजन लेने में डिले होगा। यस और नो? क्विक डिसीजन में क्या है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं या नहीं होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे सर। अभी तो पता है कशिश में डिस्प्यूट हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि हमने कैसे किया था एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट किया था। पर अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो नो डिस्प्यूट, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। तो मुझे बताओ हमें एग्रीमेंट किस तरीके का करना चाहिए बेटा पार्टनरशिप में, ओरल या रिटर्न? रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए। तो समझ लो 12th के बाद किसी पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे तो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न करेंगे सर। अब तो ओरल तो करेंगे ही नहीं, शुरुआत में दिक्कत नहीं होती, दिक्कत बाद में होती है, राइट। अब सर यानी सर पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट से भी काम चल जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। तो ये पूछता है इस रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इस रिटर्न एग्रीमेंट को बोल देते हैं हम पार्टनरशिप डीड। क्या बोल देते बेटा, पार्टनरशिप डीड। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, तो आप क्या बोलोगे, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस, इन विच terms and conditions to carry on partnership are written। यानी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, बहुत सारे क्लॉजेस लिखे होते हैं कि प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे हम, ठीक है, कि कौन कितना पैसा लगाएगा। अगर कोई जना घर पे बैठा हुआ है काम नहीं कर रहा तो उसको सैलरी मिलेगी अलग से, नहीं मिलेगी। कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको सैलरी देंगे, नहीं देंगे। किसी को पैसे की जरूरत पड़ गई, वो फर्म से पैसा लेके जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स कर रहा है, तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, नहीं करेंगे।
किसी ने पैसा लगा रखा है बहुत ज्यादा, किसी ने कम, तो उस पैसे पे फर्म उनको इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा, ये सब कहां लिखा जाता है बेटा? पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। अब दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्या ये पार्टनरशिप डीड, क्या ये पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी होती है? बताइए आप, क्या ये पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी होती है? नहीं होती। अभी तो बताया एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, ओरल भी और रिटन भी, पर प्रेफरेंस हम रिटन को देंगे। रिटन होगा तो डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, राइट, आगे जाके दिक्कतें नहीं आएंगी। बट सर ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, और जब एक रिटन एग्रीमेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम क्या? पार्टनरशिप डीड। और क्या ये सर मैंडेटरी होती है? तो इसका आंसर है नो, इट इज ऑप्शनल। तो बड़ा सा नो लिख दो, क्वेश्चन आ जाएगा पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। पार्टनरशिप करने के लिए पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं होती। क्या होती है सर फिर? ऑप्शनल होती है सर, बनाओ ना बनाओ हमारी मर्जी, राइट। चलिए सर अब आगे बात करते हैं कि सर इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा क्या क्या होता है। तो बेटा इस पार्टनरशिप डीड के अंदर वेरियस क्लॉजेस लिखे होते हैं रिलेटेड टू, वेरियस क्लॉजेस लिखे होते हैं रिलेटेड टू। रिलेटेड टू मतलब क्या क्या क्लॉजेस लिखे होते हैं, आइए देखते हैं किस किस चीजों के बारे में इसके अंदर लिखा होता है। इसके अंदर लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। सर कैपिटल क्या होती है? जो पैसा ऑनर बिजनेस के अंदर लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो क्या उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे, कितना परसेंट देंगे, ठीक है, वो सब कहां लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा गया होगा, तो उसको बोलते हैं हम क्या? पार्टनरशिप डीड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर कोई पैसा पार्टनर लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या इंटरेस्ट दिया जाएगा, हाँ या ना। तो इन सब चीजों के बारे में लिखा होता है। फिर सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखा होता है कि भाई प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, आधा आधा शेयर होगा, ठीक है, या एक को ज्यादा मिलेगा एक को कम मिलेगा, या जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा, जिसने कम पैसा लगाया उसको कम। तो ये सारी चीजें लिखी होती है, प्लस इसमें सारी डिटेल्स भी लिखी होती हैं पार्टनर्स की। तो बेटा ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारे क्लोजेस इसके अंदर लिखे जाते हैं। तो क्या सर ये मैंडेटरी होता है करना? नहीं सर, इसको हम ओरल भी चला सकते हैं। बात क्लियर होगी इतनी? अब सर इसमें एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, जिसकी मदद से आप घर पे जाके इलस्ट्रेशन 1-2 कर पाओगे। वो क्या है सर? इफ, अब ऑप्शनल है तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे इफ पार्टनरशिप डीड, इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, तब क्या होगा? यानी सर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है मतलब हमने एग्रीमेंट कौन सा किया, ओरल या रिटन? मैंने बोला पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। एब्सेंट को हम साइलेंट भी बोल सकते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है या फिर एब्सेंट है। इसका मतलब क्या है? हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, यानी हमने एग्रीमेंट कैसा किया, ओरल या रिटन? सर हमने ओरल एग्रीमेंट किया है। और डिस्प्यूट्स हो जाए तो सॉल्व कैसे होंगे? रिटन एग्रीमेंट होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है,
पर अगर हमने ओरल एग्रीमेंट किया है यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और डिस्प्यूट हो जाए, कशिश कहे नहीं सर मैं तो लड़ूंगी, मुझे तो आधा प्रॉफिट चाहिए, सर मेहनत मैं ज्यादा कर रही हूं, आप तो घर पे बैठ के बस पैसे गिन रहे हो, मुझे सैलरी भी चाहिए, तो ये डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व होंगे? तो बेटा इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए क्या यूज होता है? रूल्स कुछ बने हुए हैं, वो रूल्स यूज होते हैं। सर वो रूल्स कौन से हैं? आइए देखते हैं। मैंने क्या बोला, कब यूज होंगे? जब पार्टनरशिप डीड क्या होगी? एब्सेंट होगी और साथ में क्या प्रेजेंट होगा? डिस्प्यूट प्रेजेंट होंगे। अगर डिस्प्यूट नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। डिस्प्यूट नहीं है तो जैसे हमारी बातचीत हो रखी है हम वैसा चल रहे, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने लिखित में नहीं किया, कोई एक जना बेईमान हो जाए या किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन हो जाए, तब उस केस में क्या होगा? हमने रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं कर रखा, तो उस केस में लिखेंगे बेटा, ऐसे केस में प्रोविजंस, प्रोविजंस बोले तो सर रूल्स, प्रोविजंस बोले तो बेटा रूल्स, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will be applied। तो ऐसे केस में क्या होगा सर? प्रोविजन बोले तो रूल्स, जो कहां लिखे हुए हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए हैं, वो क्या हो जाएंगे? अप्लाई हो जाएंगे। अब सर वो रूल्स कहते क्या है? तो बेटा आपको 5 पॉइंट ध्यान रखना है, वो रूल्स 5 चीजें कहते हैं। ठीक है, कितनी चीजें कहते हैं? 5 चीजें कहते हैं। याद कर लेते हैं, फटाफट से लिख लेते हैं। आइए, सबसे पहला पॉइंट कहता है, कहता तुमने ओरल एग्रीमेंट किया, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, उसके बाद लड़ रहे हो, गलत बात है भाई। एक तो तुमने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, या तो रिटर्न एग्रीमेंट करते, अब ओरल एग्रीमेंट कर दिया, बेईमानी कर रहे हो, कोई बात नहीं। अब देखो क्या होगा, अगर तुमने बीच में डिस्प्यूट्स हुआ, लड़ाई हुई, तो रूल्स कौन से लगेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। और वो रूल्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं, पहला, नो सैलरी और कमीशन will be provided to any partner। कहता है लड़ते रहो, सैलरी मांगते रहो, कमीशन मांगते रहो, लड़ोगे या तो रिटर्न एग्रीमेंट करते। अब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया तो भाई किसी को भी कोई सैलरी नहीं मिलने वाली, किसी को भी कोई कमीशन नहीं मिलेगी। भाई लड़ोगे तो कोर्ट जाओगे, कोर्ट वाला क्या कहेगा? भाई नहीं, रूल में लिखा हुआ है, तुम लड़ रहे हो, रिटर्न एग्रीमेंट है नहीं, तो ना कोई सैलरी मिलने वाली किसी पार्टनर को, ना ही कोई कमीशन मिलने वाली। पहला रूल याद हो गया? क्या है पहला रूल? नो सैलरी और नो कमीशन टू एनी पार्टनर। और ये रूल कब एप्लीकेबल हुआ? जब ओरल एग्रीमेंट था और साथ में क्या था? डिस्प्यूट था। दूसरा रूल क्या कहता है? कहता है नो, नो माने नो, नो कहना सीखो। कहता किसी को सैलरी कमीशन तो देंगे नहीं देंगे, साथ में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be provided to any partner। बात क्लियर हुई? ना तो कोई सैलरी कमीशन देंगे, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कोई कहता भाई मैंने तो बहुत ज्यादा पैसा लगाया, तुमने तो बहुत कम लगाया, मेरे को मेरे पैसे पे इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड होती, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता तो मिलता, या फिर तुम मेरे से म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लो, हाँ भाई ठीक है, दोनों ने मिलकर बात कर ली, हाँ भी मिलेगा। ना पार्टनरशिप डीड में लिखा, ना तुम एक दूसरे की बात मान रहे, लड़ रहे हो तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन लगे, और वो कहता भैया नहीं, किसी को भी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तीसरा, तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स will be charged from
एनी पार्टनर, कहता है अगर कोई पार्टनर बार बार घर से पैसे निकाल के लेके जा रहा है, घर से मतलब फर्म से पैसे निकाल के लेके जा रहा है, जैसे मान लो मेरे पास तो पैसे थे, मैंने तो अपने फर्म में बहुत सारे पैसे लगाए थे, कशिश के पास पैसे नहीं थे, उसने लगाए ही नहीं, ठीक है। अब क्या कर रही है, फर्म से बार बार पैसे निकाल के लेके जा रही है। अब मैंने कहा आया गुस्सा, माँ कशिश अब से ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा तुझे, कहती मैं तो नहीं देती। तो भाई हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया। मैंने कहा एग्रीमेंट, और यार एग्रीमेंट तो किया ही नहीं था। फिर कोर्ट जाएंगे तो मैं कोर्ट में लड़ते हैं भाई, कोर्ट वाला क्या कहेगा, ना ना कशिश तू मजे ले, जितने मर्जी पैसे निकाल ले जाने, लेके जा पर्सनल यूज के लिए, तेरे से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई। तो फायदे नुकसान अपनी अपनी जगह है हर चीज के। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। पहले मैं ज्यादा पैसा मांग रहा था, मैंने कि पैसा मैंने लगाया तो प्रॉफिट मैं ज्यादा लूंगा, और डिस्प्यूट हो गया तो इंडियन पार्टनरशिप क्या कहता है, ना भाई ना, सबको प्रॉफिट कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। प्रॉफिट कैसा मिलेगा भाई, बराबर मिलेगा, राइट। हर किसी को प्रॉफिट कैसा मिलेगा सर, बराबर इक्वल मिलेगा। कब, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और डिस्प्यूट हैं। बात समझ में आ रही है। लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, आइए फटाफट खत्म करते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है कि मान लीजिए फर्म को जरूरत थी लोन की, पैसे की जरूरत थी, फर्म ने बाहर पता किया भाई बहुत ज्यादा मार्केट रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो हमने कहा पार्टनर, मैंने पार्टनर से बोला कशिश तेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, बाहर से लूंगा, तो बाहर तो 12-15% पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे दे रहे हैं पैसा, तुझे पता है फर्म में जरूरत है, तो देख रहे तू कुछ कम में दे दे। तो इसने कहा कि ठीक है सर, चलो आप बाहर 12-13 मिल रहे हैं, एक काम करती हूँ मैं फर्म में पैसा मैं ले आती हूँ, पर मुझे उस पर ना लोन पे जो मैं दे रही हूँ फर्म को, उस पर इंटरेस्ट दे देना, कितना 10% दे देना, बाहर 15 दोगे कोई बात नहीं, आप मुझे 10 दे देना। मैं ठीक है भाई। अब जब इसने दे दिया, अब आई इंटरेस्ट की बारी। मैंने कहा मैं ना देता कुछ भी इंटरेस्ट, मैंने भी तो पैसा लगाया था, तूने भी लगा दिया, क्या दिक्कत हो गई। तो बेईमान तो मैं हो गया नहीं हो गया, बोलो। तो ऐसे केस में क्या होगा, कोर्ट में जाएगा केस, तो कोर्ट वाले क्या कहेंगे, कोर्ट वाले कहेंगे भाई इंटरेस्ट तो तेरे को देना पड़ेगा, फर्म को कहेंगे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर will be provided only at the rate of 6% per annum। अब कशिश तू 10% मांग, 12% मांग, 6% मांग, 7% मांग, डिस्प्यूट हुआ तो कितना मिलेगा, 6%। यानी सर ये सब देना जरूरी नहीं है, पर इंटरेस्ट ऑन लोन देना जरूरी है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। और बेटा इसी तरीके से अगर ये तो किसने दिया, पार्टनर ने, यहां से ध्यान से देखो, यहां पर क्या ये पार्टनर था, स्नेहा देख लो बेटे, ध्यान से सुनो, यहां पार्टनर था, पार्टनर ने क्या किया, फर्म को लोन दिया, डिस्प्यूट है, सब काम है, तो फर्म पार्टनर को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन देगी कितना, 6% पर एनम। पर अब यहां उल्टा हो गया। सर उल्टा क्या हुआ कि अगर यहां पर पार्टनर ने को जरूरत थी पैसे की, और पार्टनर ने क्या किया, फर्म से लोन ले लिया, तो पार्टनर डिस्प्यूट के केस में फर्म को कितना परसेंट देगा इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये रूल बुक में लिखा हुआ है, फर्म को देना पड़ेगा 6%, पर फर्म चार्ज नहीं कर सकता। तो टोटल 5 पॉइंट हो गए, एक 5 पार्ट का दूसरा पार्ट ये हो गया। तो आइए फटाफट एक बार रिवाइज मारते हैं। अगर सर फटाफट आओ, पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंट है,
चलिए पहले पहले हमने क्या क्या किया फटाफट रिवाइज मारते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे आज की। मुझे बताओ, हमने सर पढ़ा पार्टनरशिप क्या होती है। क्या होती है पार्टनरशिप? जब दो या दो से ज्यादा जने मिलकर के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को एक म्यूचुअली एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम क्या? पार्टनरशिप। सर अब यहां पर हमने पढ़ा मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? 50, अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। और 2013 कंपनी 2013 में कितने लिखे हुए हैं? 100, राइट। फिर हमने पढ़ा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस तरह के होते हैं? 2, एक ओरल और दूसरा रिटर्न। क्या ओरल एग्रीमेंट या रिटर्न एग्रीमेंट में कुछ कंपलसरी है? नहीं सर, चाहे ओरल से पार्टनरशिप कर लो चाहे रिटर्न से कर लो। और अगर एग्रीमेंट हमने रिटर्न किया तो उसको क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी है? नहीं सर। और पार्टनरशिप डीड अगर मैंडेटरी नहीं है तो पार्टनरशिप चल सकती है? बिल्कुल सर चल सकती है, ओरल एग्रीमेंट भी चल सकती है। पर अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और डिस्प्यूट्स हो जाए तो क्या होगा? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएंगे। और वो कितनी चीजें कहते हैं सर? 5 चीजें कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? पहला, नो सैलरी और कमीशन टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन दिया नहीं जाएगा। दूसरा क्या बोलते हैं सर? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। ठीक है, मतलब एक तो सैलरी कमीशन नहीं देंगे पार्टनर को, दूसरा उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, उनके ड्राइंग्स करने पे उनसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। और गलती से अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो फर्म उसको कितना पे करेगी? सिर्फ और सिर्फ 6%। और अगर फर्म ने लोन लिया है तो फर्म तो 6% पे करेगी, और पार्टनर ने लोन लिया तो नो इंटरेस्ट। क्या ये 6 पॉइंट हो जाएंगे? आराम से लर्न हो जाएंगे। तो बेटा इसके लिए आप इलस्ट्रेशन 1 2 3 आप अपनी बुक का आराम से कर सकते हो, इसलिए आपको इतना लेके गया था मैं आगे तक। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।